हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज एक शानदार से चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्लास 12th की फिजिक्स। अगर आप आसान भाषा में सीखना चाहते हो तो मेरा साथ निभाना होगा। आज मैं चैप्टर 2 लेकर के आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। और आज हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर। ये पार्ट 1 प्यारे बच्चों आप सभी का लेक्चर रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप आज के लेक्चर को पूरा एंजॉय करने वाले हो? आप अपने एंजॉय सर के साथ। कहते हैं ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा, ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जरूर आना होगा। तो आप सभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए, आज की क्लास शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अब आप सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बताऊं, बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास करूंगा। पढ़ो ऐसा कि आप पढ़ा सको, समझो ऐसा कि समझा सको, क्योंकि रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। आपको थ्योरी के एक एक वे बेसिक कॉन्सेप्ट, आखिर ये वैद्युत विभव, अब भौतिक राशि कौन सी आ गई भाई? वैद्युत क्षेत्र से मन नहीं भरा, विद्युत द्विध्रुव से मन नहीं भरा सर। ये भौतिक राशियां आती जा रही, कुछ नया हमें सिखा रही हैं। तो वैसे ही विद्युत विभव हमें क्या बताने वाली है, विद्युत विभव भौतिक राशि हमको क्या बताने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए फिजिक्स के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, बेहतरीन सी फिजिकल क्वांटिटी विद्युत विभव और धारिता के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां शारदे। ठीक है, चलिए। हाँ चलो भाई, आप सभी ने वरदान बैच ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जा करके आप सभी लोग वरदान बैच टारगेट बोर्ड ऐप डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सब कुछ इसी में है। इसके अलावा आपको कोई भी और बैच खरीदने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये 1 साल की पूरी फी है। इस फी के माध्यम से पूरे संसाधन, वो चाहे आपके नोट्स के लिए हो, पैनल पीडीएफ हो, टेस्ट हो, सब कुछ आपका इसी प्राइस में सब कुछ मिलने वाला है। क्रैश कोर्स की सारी चीजें, सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी बैच से जुड़ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, आपको सही परामर्श दिया जाएगा। 81 14 53 20 21 या 92 63 99 11 25। आप किसी भी नंबर पर कॉल करके सही मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कैसे बैच परचेस करें, कैसे हम टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन से जुड़े। ठीक है, एप्लीकेशन से पढ़ाई करोगे तो एक सुव्यवस्थित ढंग से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, आइए अब प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। आप सभी का जो चैप्टर 2 है उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 आप सभी का क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, है कि नहीं सर? हाँ सर, यही तो है, स्थिर विद्युत विभव। अरे लिखिए अपनी कॉपी में यार, हेडिंग लिखो, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अर्थात बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो भाई, हेडिंग सभी की लग जानी चाहिए, लिख जानी चाहिए, जो आप बोलो, जो आप समझो। हम लोग पहले बात करेंगे विद्युत विभवांतर की, लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर की बातें समझो, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं और जिनको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें बताऊंगा। विद्युत विभव क्या बताता है आखिर? इस शब्द का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा मतभेद ये विद्युत विभव की आखिर जरूरत क्या पड़ी? इस विद्युत विभव की आखिर जरूरत क्या पड़ी, ये सर बताइए। विद्युत विभव की आखिर जरूरत क्या थी?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ये है क्या, तब आप जान पाओगे। फिर धारिता की सर जरूरत क्या पड़ी, ये धारिता क्यों है, फिजिक्स में इन सभी बातों को हम कैसे समझेंगे। ए बबुआ, जितने लोग देख रहे हो यार, क्लास को लाइक भी कर दो, तब तनिक हमारे दिल को सुकून मिलेगा, तब ये सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो लाइक कर चुके हैं। प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। तो विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने ऊष्मा भौतिक राशि को तो जाना ही है, हाँ सर ऊष्मा को जानते हैं अच्छे से, कहीं पर ठीक है आग जल रही है तो ऊष्मा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है, तो किस प्रकार से ट्रेवल करती है ना। ऊष्मा अगर हमारी बॉडी में है ना, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ए ये है, दूसरी बॉडी ये है बी। अब इसमें ऊष्मा भी है, इसमें भी ऊष्मा है, लेकिन ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होगा ये कौन निर्धारित करेगा। ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होगा, क्या इधर जाएगा या उधर जाएगा, है इधर जाएगा। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, तेरे चेहरे में वो जादू है। बच्चों ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। ऊष्मा का स्थानांतरण इसको कौन निर्धारित करेगा। आप ये कहोगे ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे जाएगी, ये हाँ ठंडा है गर्म है, इसको मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, ताप का। किसका इस्तेमाल करते हो बाबू, ताप का। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कौन निर्धारित करता है बच्चा पार्टी, ताप निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, ताप निर्धारित करता है, ताप निर्धारित करता है। बात समझ में आई। अगर इसका टेम्परेचर टी ए मान ले, इसका टेम्परेचर टी बी जो भी हो, मान लो ये बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 33 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ऊष्मा का प्रवाह ये जान लेना, उच्च ऊष्मा से उच्च ताप से ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यहां पर तीर दिखाया गया है कि ऊष्मा इस वस्तु से इस वस्तु में जा रही है, इस वस्तु से इस वस्तु में जा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पहली वस्तु ए जो है वो उच्च ताप पर है और दूसरी वस्तु बी जो है वो निम्न ताप पर है। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने के लिए एक भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी जिसको हमने ताप बोला। ठीक है, हमने जैसे ही बाल्टी एक कोई मान लो कोई भी पॉट है उसमें पानी भरा हुआ है, उसको टच किया, अरे बाप रे बड़ा गर्म है ना। वो क्यों गर्म है, क्योंकि उसका आपने टेम्परेचर टच कर लिया, टेम्परेचर पता चल गया। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है और उस गर्म तप्त वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऊष्मा उस वस्तु से आपकी हथेली पे आई, ऊष्मा उस वस्तु से आपकी हथेली पर आई। ठीक है, तो ये बच्चों ऊष्मा का स्थानांतरण कौन निर्धारित करता है, ताप निर्धारित करता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आपको समझ में आया इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या होना निश्चित है, ताप ऊष्मा के प्रवाह के लिए क्या होना निश्चित है। ऊष्मा का प्रवाह तभी होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह तभी होगा जब तापांतर होगा। ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर होना निश्चित है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर होना आवश्यक है। ध्यान से सुनते जाना, तापांतर होना आवश्यक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की जो बातें मैं बताने वाला हूं विद्युत विभव से संबंधित वो और समझ में आ जाएगा। ये बच्चा पार्टी लेकिन जरूर समझते हुए चलना। तापांतर होना आवश्यक है। अगर सेम टेम्परेचर रहेगा टी ए इज इक्वल टू टी बी, अर्थात अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर ये हथेली आप रखिए, इसको आग के पास ले जाइए, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इस हथेली को भी आग के पास ले जाइए, इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों को समीप लाइए। अब क्या ऊष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों अब दोनों वस्तुओं का ताप समान है। यहां भी वो है, अगर इसका ताप टी ए ज्यादा है,
TB कम है ना, या इसका मतलब यहां पर ये कह रहे हैं कि TA इज ग्रेटर देन TB, ये स्थिति है, अर्थात इसका ताप ज्यादा इसका ताप कम है, तो ऊष्मा का प्रवाह इस वस्तु से इस वस्तु में होगा और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। जब हम इन दोनों को किस में लाएंगे, संपर्क में लाएंगे, किस में लाएंगे, जैसे ही हम दोनों को संपर्क में रखेंगे तो ऊष्मा A से B की ओर जाने लगेगी, A से B की ओर ऊष्मा जाने लगेगी। यस और नो, समझ में आई बात? हाँ नोट्स भाई बिल्कुल, नोट्स बिल्कुल अपलोड हो जाएगा, पहले आज वाला चैप्टर पढ़ लो, ठीक है, कल ही आपका नोट्स अपलोड हो जाएगा बच्चा पार्टी। इतनी बात समझ गई? हाँ, एक बात समझ में आ गई, पहली चीज ऊष्मा से संबंधित मैंने बात की। दूसरी बात हम करेंगे द्रव के प्रवाह की, यह भी जान लो, हालांकि पढ़े हो, लेकिन द्रव का प्रवाह, द्रव का प्रवाह कैसे होता है, द्रव का प्रवाह कैसे होगा, ध्यान से सुनो। ए भैया, ये कोई डिब्बा है, ठीक है, और ये कोई डिब्बा है, इसमें से मैंने पाइप लगा दी और एक दूसरा पॉट मैंने यहां पर जोड़ दिया, ये लो, ये A है, ये B है, ठीक है, इसको मैंने पानी से भर दिया भैया, इसमें पानी भरा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये पानी भरा हुआ है अर्थात द्रव है कोई भी प्रकार का, इसमें भी द्रव भरा हुआ है, लो यहां तक इसमें भी द्रव भरा हुआ है, इसमें यहां तक द्रव भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, और इसमें भी बराबर हम यहां तक भरे दे रहे हैं, बताओ। लेकिन बताओ द्रव क्या इस दूसरे पात्र में, पानी इस पात्र से इसमें क्या आएगा, क्या आएगा? आप कहोगे सर जरूर आएगा। हमने यहां पर एक पाइप जोड़ दी तो आप कहोगे सर द्रव का प्रवाह जो होगा इस दिशा में होगा, पानी इससे इसमें जाएगा, क्योंकि जो इसका प्रेशर है PA, ये इस पॉट का जो ऊपर प्रेशर है PB, PA का मान PB से ज्यादा है, तो यहां पर द्रव के प्रवाह की दिशा कौन बता रहा है? द्रव का प्रवाह A वस्तु से B वस्तु में होगी, या कह लो A बर्तन से B बर्तन में होगी, तो इसको सुनिश्चित कौन कर रहा है? इसको बताने वाली कौन सी भौतिक राशि है? तो दाबांतर। द्रव के प्रवाह की दिशा को, या द्रव के ऐसे लिख लेंगे, द्रव के प्रवाह की दिशा को, द्रव के प्रवाह की दिशा को, द्रव के प्रवाह की दिशा को कौन बताता है? दाबांतर बताता है। दाबांतर, द्रव के प्रवाह की दिशा को दाबांतर बताता है। कौन बताएगा? दाबांतर। भैया कि दोनों में कितने दाब का अंतर है? अगर दाब में अंतर होगा तो पानी इस बर्तन से इस बर्तन में तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का तल समान ना हो जाए, जब तक दोनों का तल समान ना हो जाए, जब तक दोनों का तल समान ना हो जाए। बात समझ में आई? अरे सर पढ़ना तो विद्युत विभव और धारिता है, तो आप ही काहे बता रहे हैं ऊष्मा और द्रवों का प्रवाह? बताओ। कुछो पल्ले नहीं पढ़ा सर, एकदम मंद बुद्धि बालक है सर, हमरे कुछो पल्ले नहीं पढ़ रहा है, एकदम लाल पीले हुए जा रहे हैं सर। अरे तुम समझ में नहीं आ रहा है, तुम 8वीं के विद्यार्थी से तो कम नहीं हो। ये 8वीं में पढ़ाया जाता है। कहां पढ़ाया जाता है? 8वीं 9वीं में, और हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं, यहां हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक हथेली ज्यादा गर्म, एक हथेली कम गर्म, ये कौन बता रहा है भैया? एकदम शुद्ध भाषा में पढ़ो। एक हथेली ज्यादा गर्माहट है, एक हथेली में कम गर्माहट है, एक को बर्फ के ऊपर रख दो, एक को आग के ऊपर रख दो, तो जो आग के ऊपर रखोगे उसमें ऊष्मा हथेली में ज्यादा आ जाएगी ना, ऊष्मा, समझे ना? आए, आग से ऊष्मा मिल रही है कि नहीं उसको, और बर्फ से भी उसमें ऊष्मा की मात्रा कम है ऊष्मा ही। अब लेकिन जब दोनों हथेलियों को पास में लाएंगे तो बताओ
ऊष्मा किससे किस में जाएगी? उच्च ताप वाली से निम्न ताप वाली में जाएगी, अर्थात गर्म हथेली से ठंडी हथेली में जाएगी। लेकिन इसको निर्धारित किसने किया? तो इसको निर्धारित किया ताप ने। इसको निर्धारित किसने किया? ताप ने किया। द्रवों का प्रवाह कौन निर्धारित करता है? दाब करता है। कौन करता है? दाब। तो ताप और दाब बात समझ में आ गई। जिस प्रकार ये भौतिक राशियां हैं, ठीक वैसे ही बच्चों विद्युत विभव और विद्युत धारिता विद्युत धारिता को समझेंगे। धारिता तो है धारण करने की क्षमता। विद्युत विभव क्या है? यह भी बच्चों आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या बताता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। हम विद्युत विभव भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। जब तक आपको आपकी जड़ को नहीं पकड़ लेंगे, आपकी उस नस को पकड़ेंगे जहां से आपको समझाना ज्यादा आसान होगा, हम उस चीज को बताएंगे। और बिल्कुल सीरियल वही होना चाहिए। अगर कोई पहले विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ रहा है, मतलब वो गलती कर रहा है। पहले हम आपको विद्युत विभवांतर बताएंगे। आइए समझाते हैं आपको विद्युत विभवांतर। हेडिंग होगी आप सभी की। हाँ, अब आए सर टॉपिक चैप्टर में विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर अर्थात बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। विद्युत विभवांतर क्या है? मैंने कहा कि आवेश प्रवाह की दिशा को विद्युत विभव बताता है। अभी इतनी बात आपके दिमाग में फीड हुई। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना जोड़ा कि आप ये समझ लो कि विद्युत विभव भौतिक राशि की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो आप ये समझ गए कि सर विद्युत विभव की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक भौतिक राशि नई आ गई तो क्या खाली देखने के लिए आ गई? कुछ जरूरत होगी ना। तो जरूरत ये हुई कि आवेश किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए। मान लो, आप ध्यान से सुनना, इसकी कहानी को समझाते हैं। मान लो ये बोर्ड में इतने गोले में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q1 कूलाम का। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q2 कूलाम का, ठीक है, Q2 कूलाम का। लेकिन इसके द्वारा भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके द्वारा भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसके द्वारा भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, इसके द्वारा भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। हम यहां पर भी कोई आवेश रख दे रहे हैं, इसके चारों ओर भी अपना विद्युत क्षेत्र है। लेकिन जैसे इस आवेश को अगर इस ओर जाना है तो आवेश के प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करेगा? ये कौन बताएगा? विद्युत क्षेत्र नहीं बताएगा कि इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा, इसका विद्युत क्षेत्र कम। नहीं, ये बताने के लिए होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव ये बताता है। आपने देखा होगा, सिंपल सी, आइए चैप्टर 3 की आपको बात बताते हैं। ये एक मैंने प्रतिरोध लगा दिया और यहां पर एक लगा दी बच्चों बैटरी, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता है जब बैटरी जोड़ी जाती है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है ना, धारा प्रवाहित होती है। धनात्मक से धारा निकलती है धन टर्मिनल से। तो बच्चा पार्टी क्या होता है? आवेश जो होता है वो आवेश जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ओर गति करने लगते हैं? बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करने लगते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों? अगर बच्चों सेम पोटेंशियल रखा जाए, जितना प्लस वाले का मान और माइनस वाले का मान, ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो दोनों में क्या है? विभवांतर। इस जगह पर विभवांतर होता है। वो विभवांतर के कारण जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक धारा नहीं प्रवाहित होगी, किसी भी सेल से हो। इसलिए विभवांतर का होना जरूरी है। तो विभव जो भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी वो बच्चों किस लिए पड़ी? वैद्युत विभव की आवेश की प्रवाह की दिशा को बताने के लिए। आइए अभी धीरे धीरे बातें पूरी क्लियर करेंगे। अभी एक एक बात को समझते हैं, ठीक है, एक एक बात को समझते हैं, ठीक है। आइए समझाते हैं। देखिए भाई, मान लो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। मैं यहां पर दिखाता हूं, ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, ठीक है। ये बिंदु A और ये B, दो बिंदु हैं। ये वैद्युत क्षेत्र पूरे बोर्ड में फैला हुआ है। हम आवेश प्रवाह की दिशा बता रहे हैं, ठीक है। विभवांतर बताने के लिए आवेश प्रवाह को समझा रहे हैं।
तो मान लो आवेश जो है वो अगर बिंदु ए से धन परीक्षण आवेश को हम Q नॉट को लेकर के, धन परीक्षण आवेश Q नॉट को लेकर के बिंदु बी पर लेके जाएं, तो इस बिंदु का विभव एक अलग माना जाएगा, इस बिंदु का विभव VA, इस बिंदु का विभव VB माना जाएगा। ठीक है, मान लिए बिंदु ए का विभव VA, बिंदु बी का विभव VB। ध्यान से समझना, विद्युत विभवांतर जब समझ लोगे तब आपको बच्चों में बताऊंगा विद्युत विभव की परिभाषा, तब आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। पहले अभी इसमें भी कुछ कमी रह जाएगी, वो कमी पूरी होगी जाके विद्युत विभव को जब समझ लोगे। तो विद्युत विभवांतर क्या है, परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझाते हैं, आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाते हैं। क्या वैद्युत क्षेत्र में, पहली बात तो बात हम कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ध्यान से सुनते जाना एक एक शब्द का, क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं है। कोई भी परिभाषा मेरे द्वारा पढ़ा एक एक स्टूडेंट, एक एक विद्यार्थी कोई परिभाषा रटेगा नहीं। रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। एक एक शब्द को तुरंत तत्काल उन शब्दों में उनकी व्याख्या करो और शब्द को इतना सिस्टमेटिक वे में लिखो, कोई भी पढ़े तो कहे यार ये 2 अंक लेने लायक पूरा है, पूरे 2 अंक आपको मिलने चाहिए। ऐसा वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान से सुनना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित या वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये वैद्युत क्षेत्र फैला हो इसके भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर भीतर एकांक कूलाम के, इस Q नॉट को हम 1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि धन परीक्षण आवेश एकांक कूलाम का ही होता है। एकांक कूलाम को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या एकांक कूलाम की चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ऐसा लिख देते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब आप लोग नहीं कहना सर बार बार आप साफ कर रहे हो, हम जितनी अच्छी परिभाषा बना रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्योंकि आवेश की प्रवाह की दिशा हम निर्धारित कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, ये भी है क्योंकि आप वैद्युत बल के विरुद्ध या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करोगे। वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो यही चीज अगर भाई कहीं पर हम देखेंगे, आप PDF में पढ़ लोगे, हाँ हम आपको एक एक शब्द लिख के बता रहे हैं, मतलब समझ रहे हो असली चीज क्या होती है। क्या आप समझ पाए हो आज तक? असली बात वही है, असली फिजिक्स पढ़ना वही है जब आपको शब्दशः एक एक चीज लिख करके आप पढ़ो। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी एग्जाम में किसके नंबर मिलेंगे बताओ? लिखने के नंबर मिलेंगे। क्या लिखने में आपका कोई पैनल PDF जाएगा? क्या आपका लिखने में कोई बुक आपके साथ रहेगी, नोट्स आपके साथ रहेगी? इसका जवाब है नहीं, नहीं रहेगी ना। तो टीचर को क्या हक है कि पैनल PDF ला के लाइन खींच के अंडरलाइन कितना आसान हो जाता अगर लिखने वाली प्रक्रिया बच्चों को भी कह दिया जाए, हेडिंग में लिखा लिखा मिल जाए और सीधे केवल चित्र बना के थोड़ा बहुत इधर उधर समझाना हो, तब तो बड़ा आसान बात है। हो जाएगा सर, फिर तो याद ही आ जाएगा, थोड़ी सी हिंट मिलेगी हम बना देंगे। और टीचर्स भी यही कर रहे हैं आजकल। रिवीजन में बात अलग है, आप क्रैश कोर्स के टाइम दिसंबर जनवरी के आसपास, वहां तो बात अलग है भाई, पैनल PDF फिर आप यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो रिवीजन करना है, टीचर भी आपको रिवीजन करेगा। लेकिन अभी के टाइम अगर आप केवल नोट्स के जरिए पढ़ रहे हो या टीचर केवल पैनल PDF से पढ़ा रहे हो, तो दोनों में भाई गलत है,
ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको एक एक बिंदु लिख करके याद करना है, सीखना है, समझना है। ऐसे रटने से तो काम नहीं चले। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सर समझ में कुछ नहीं आया, सर समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन थोड़ा और बताइए आगे क्या। ये अगर मान लिए यहां पर लिख देते हैं माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अब देखो माना फलाना ढमाका लिखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए व बी हैं जिनके विभव क्रमशः VA व VB हैं, जिनके विभव क्रमशः VA व VB हैं। ठीक है, VA व VB है। माना वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A व B है जिनके विभव क्रमशः VA व VB हैं। हाँ। धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वैद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इसका ये वैद्युत विभवांतर क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर जो होगा वो होगा VA। A से B की ओर ले जा रहे हैं तो हम लिखेंगे VB माइनस VA बराबर में बच्चों W अपान में Q0। ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, यहां WAB लिखेंगे, WAB बटे में Q0। आप परिभाषा से इसको मैच कराओ। क्या परिभाषा आपने सही लिखी है? देखो, यदि आप Q0 बराबर जब आप बोले हो 1 कूलाम, तब आपको क्या मिल रहा है? तब आपको यही तो मिल रहा है, VB माइनस VA बराबर में WAB। अब परिभाषा देखो क्या इस सूत्र पर आधारित है? ध्यान से सुनना, क्या परिभाषा इस सूत्र पर आधारित है? परिभाषा देखो क्या कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दोनों बिंदु हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध। बच्चों, जब वैद्युत क्षेत्र फैला होगा तो आपको वैद्युत बल के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जब आप ले जाओगे तो इसका अगर एकांक मान माना गया है, मतलब Q0 बराबर 1, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, अर्थात किया गया कार्य यह है WAB, किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इस प्रकार से W का मतलब बच्चों कार्य हुआ। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य, और कार्य को क्या लिखोगे यहां पर? WAB। कार्य करना पड़ता है, ये कार्य है बच्चों। WAB क्या है? कार्य। परिभाषा समझ में आई? अभी बहुत सारी बातें आपको कम समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा वैद्युत विभव जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये और क्लियर होगा। अभी इसका बस मान ये जानो। आइए वैद्युत विभव को बताते हैं कि वैद्युत विभव वास्तव में क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव वास्तव में क्या है? चले आगे बढ़े। अभी इतनी बात समझे कि नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया? जब वैद्युत विभव पढ़ लोगे तो और एकदम क्लियर हो जाए।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद वैद्युत विभव पढ़ लो तो और क्लियर होगा। हम वैद्युत विभव आपको पढ़ा रहे हैं, अभी इसका मात्रक और विमा सब बता देंगे। जो वैद्युत विभवांतर का होगा वही वैद्युत विभव का होगा, सारी चीजें बता देंगे। इसका मात्रक क्या होगा, देखो कार्य का मात्रक जूल और कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम मिलेगा, जो कि अभी हम सब बताएंगे। मात्रक क्या मिलेगा, जूल प्रति कूलाम, जो कि अभी आप बच्चा पार्टी वैद्युत विभव में आपको बताएंगे। इसी को आप वोल्ट भी बोलते हो, जूल प्रति कूलाम को एसआई पद्धति में वोल्ट मात्रक बोलेंगे, ठीक है, इसे ही वोल्ट बोला जाएगा। अभी हम बताएंगे सब कुछ। आइए वैद्युत विभव पढ़ते हैं। वैद्युत विभव क्या होती है, वो किसी एक बिंदु पर बताना होता है, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ी प्यारी भौतिक राशि है पोटेंशियल। इस भौतिक राशि को कभी भी लास्ट तक आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। जहां तक फिजिक्स पढ़ो वहां तक इसको याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ रहे हो तो वैद्युत विभव बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये है क्या, ध्यान से सुनो। कहीं पर मान लो ये क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है, ये क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, फील करना प्लीज, अब फील करना शुरू कर देना, एकदम एक एक बात को फील करना। वैद्युत विभव को समझा रहा हूं, वैद्युत विभवांतर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वैद्युत आवेश रखा है, इसके चारों ओर क्या होगा, टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, सर इसके चारों ओर यही होगा, टिक चिक टिक चिक टिक चिक। इसके चारों ओर क्या होगा, टिक चिक टिक चिक टिक चिक होगा, नहीं, इसके चारों ओर होगा इसका वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। बात समझ में आई, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। हमने क्या कहा, जैसे ऊष्मा प्रवाह की दिशा को ताप निर्धारित करता है, वैसे ही यहां पर इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र तो है, लेकिन अब आवेश किस दिशा में जाएगा इसको कौन निर्धारित करेगा। बच्चों, इस जगह का विभव अलग होगा, इस जगह का विभव अलग होगा, इस जगह का विभव अलग होगा, हर एक बिंदु का विभव अलग अलग होगा इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हमें जैसे इस बिंदु पर विभव बताना है, इस बिंदु पर विभव बताना है, ठीक है, या इस बिंदु पर विभव बताना है। बताओ बिंदु P पर कितना विभव होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर विभव कितना होगा, ये कैसे पता लगाया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए, बड़ी दिक्कत वाली बात है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम ऐसा करेंगे कि जो कहीं पर दूसरा बिंदु है वो अनंत पर है। कहां पर है, इन्फिनिटी में, अनंत पर। एक बिंदु को हम अनंत पर मानेंगे, दूसरे बिंदु को, जहां से हम आवेश को लाएंगे इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहां तक धन परीक्षण आवेश को हम यहां तक लाएंगे। ये बिंदु P नहीं, जहां पर लेके गए थे, अभी देखो ये कौन सा बिंदु था, बी बिंदु। ए बिंदु से लेकर के हम बी बिंदु पर ले गए थे ना वैद्युत विभवांतर में। हम वैद्युत विभव की परिभाषा बताने जा रहे हैं, और वैद्युत विभव की परिभाषा बताने के लिए इस वैद्युत विभवांतर में देखो आप दो बिंदु बताए गए, और किसी बिंदु का पर्टिकुलर वैद्युत विभव बताने के लिए दो बिंदु नहीं भैया, एक बिंदु को शून्य होना पड़ेगा, और अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। इसलिए हमने दूसरा बिंदु अनंत पर मान लिया, वहां से ला रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है। जैसे ही हम अनंत से धन परीक्षण आवेश को इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो इसके वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस धन परीक्षण आवेश पे बल लगेगा, जिसके द्वारा हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। ये बिंदु B है, ये बिंदु A मान लो, और A अब हमने कहा माना, अनंत पर माना, अनंत पर माना। तो जो अभी हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ रहे थे, आइए परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, पहले सूत्र बताते हैं आपको, पहले वैद्युत विभव का सूत्र बताते हैं। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आपने सीखा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये लिखोगे, और इसमें आपने क्या सीखा कि VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस VA बराबर में WAB बटे में इन्फिनिटी, तो बटे में Q नॉट, यही सीखे आप। ये जान लीजिए अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, तो यहां ये लिखोगे VB
माइनस v इनफिनिटी, क्योंकि बिंदु ए को आपने अनंत पर माना है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी एक बिंदु का विभव बता रहे हो, विभवांतर नहीं बता रहे हो। तो ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु का विभव बता रहे हो, यहां पे भी बता सकते हो, यहां पे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और v अनंत पर वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चा पार्टी? शून्य होता है, शून्य होता है। अनंत पर अगर वैद्युत विभव शून्य होता है मतलब v इनफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, ये कहने का अर्थ हुआ। और अगर ये हुआ तो v अनंत की वैल्यू 0, केवल क्या बचेगा? vb बराबर में बच्चों क्या आएगा? vab, सॉरी vab कह रहे हैं, अब vb की जगह केवल v लिख लो, v बराबर wab बटे में q नॉट। क्या vb बराबर लिखे हो? vb बराबर लिखे हो, इसे ही अब मैं अच्छे स्वरूप में लिखता हूं। vb को केवल v लिखो, wab को केवल w लिखो और बटे में q नॉट ऐसे लिखो। तो ये चीजें लिखना इस तरह से, इस चीज को लिखना ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही लिख। अब आप इसकी परिभाषा बनाओ, अब आप इस चीज की परिभाषा बनाओ जो कार्य यहां पर किए हो। कैसा? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी? देखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से, किसी बिंदु पर, बिंदु पर अनंत से, अनंत से, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एकांक या अनंत से धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को, आवेश को लाने में, धन परीक्षण आवेश को लाने में, फिर से सुनो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं या वैद्युत विभव कहते हैं, सिंपल से लिख सकते हो। किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा ये हो गई, एकदम सिंपल सी, वैद्युत विभव कहते हैं। बढ़िया सी परिभाषा है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी। ये हुई वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को, किसको ले जा रहे हैं हम? धन परीक्षण आवेश को लाने में, धन परीक्षण आवेश को लाने में किस जगह पर? उस बिंदु पर, यहां पर लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। बच्चों, जब आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाओगे धन परीक्षण आवेश को तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को वैद्युत विभव, ये परिभाषा हो गई, सिंपल सी परिभाषा हो गई। इसका मात्रक इस सूत्र से, आइए मात्रक और विमा बता देते हैं सब कुछ। वैद्युत विभव कैसी राशि है? तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव
वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया वैद्युत विभव का एसआई मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक, अगर एसआई मात्रक की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वोल्ट, वोल्ट, या इसे ही आप लिख सकते हो जूल प्रति कूलम, इसे ही आप ये लिख सकते हो जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम। और क्या बात है इसके माध्यम से लिख सकते हो? इसकी विमा क्या होगी, विमा। अब विमा क्या निकालोगे भाई? कार्य की विमा ml2t-2, ये कार्य की विमा होती है, ना पता हो तो याद रखना। कूलम आवेश की विमा को हम AT लिखते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो विमा पता क्या मिलेगी? विमा मिलेगी ml2t, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, mlt -3, a ऊपर जाएगा तो a -1 हो जाएगा। ये विमा हो जाएगी। अब बताओ ये तीनों पॉइंट क्या आप सभी के क्लियर हो गए? 1 2 3, मतलब सभी जितनी बातें अभी तक मैंने की हैं क्या आपको समझ में आ गई? क्या वैद्युत विभव का यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? वैद्युत विभव है क्या? अभी मैं आपको बता दूंगा कि किसी एक बिंदु पर विभव बताने के लिए कैसे आप उस जगह का मान बताओगे, बता देंगे। अभी हमारे पास समय है पूरा। सर मूल आवेश क्या है बताए हैं सर पिछले साल, क्या बाबू बताओ बताओ, मूल आवेश क्या है बता चुके हैं। बताइए बताइए, मूल आवेश क्या है बाबू? बता चुके हैं आपको। एक बच्चे लिख रहे हैं सर पिछले साल से कमेंट कर रहा हूं। अरे भाई आपका कमेंट पढ़ तो लिया। सूचित किस चीज से किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी मैंने लिखा जैसे कि इसे जो है V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। यह भी बात इंपॉर्टेंट है, लिख लोगे। अनंत पर विभव शून्य माना जाता है, अनंत पर विभव शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। V इनफिनिटी इज इक्वल टू। और बताओ कोई बात आपके मन में हो तो हमें बता दो कि सर हमें यह चीज बता दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई तो वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है। ठीक वैसे ही जैसे तापांतर होता है, ठीक वैसे ही जैसे दाबांतर होता है, वैसे ही विभवांतर होता है। ये चीज मैंने बताई। अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई, अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं बच्चा पार्टी, ये ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हैं कि जैसे तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, जैसे दाबांतर के कारण द्रव का प्रवाह होता है, ठीक वैसे ही आवेश के प्रवाह के लिए विभवांतर होता है। सर विद्युत और वैद्युत में कोई अंतर होता है? देखिए विद्युत और वैद्युत आप कुछ भी लिखो, एकेडमिक लेवल हो या कैसा भी लेवल हो, कुछ भी लिखने में कोई अंतर नहीं माना जाता है, ठीक है, लिखने में कोई अंतर नहीं माना जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कहीं वैद्युत लिख रहे हो, ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, कोई अंतर नहीं है, या विद्युत लिखो, अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन भावार्थ अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भावार्थ अलग अलग माना जाता है, लेकिन लिखने का कोई दिक्कत नहीं। आप बोर्ड एग्जाम में वैद्युत लिखोगे या विद्युत लिखोगे, इससे कोई नंबर नहीं कटने वाले, ना कुछ होने वाला, यहां तक कि किताब छाप दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि वैद्युत जो होता है वो रुके हुए आवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, स्थिर, ठीक है, स्थिर आवेश के लिए बोला जाता है। और जो विद्युत होता है
जब वैद्युत धारा अर्थात आवेश गतिमान होता है उसके लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर यह भी माना जाता है कि वैद्युत एकल आवेश के लिए होता है, जबकि विद्युत बहुत सारे आवेशों के लिए कहा जाता है, अर्थात आवेश बहुत सारे रूप में जब प्रवाहित हो रहा हो तब। तो यह होता है विद्युत और वैद्युत में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब एक और बहुत शानदार सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, इसको पढ़ लो मजा आ जाएगा, इसको पढ़ लो मजा आ जाएगा, है ना? यस सर, क्लियर हो गया। परिभाषाएं रटा देंगे अभी इसी वक्त, फिर पूछेंगे, रिकॉल करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बाद में थोड़ा सवाल वगैरह लगाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं जितना समय हो। एक बढ़िया सी हेडिंग लिखोगे, एकल बिंदु आवेश के कारण। वाह 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 वाह, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश, मेरी प्यारी बिंदु, बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या बात कही है भाइयों बहनों, मैंने कहा था जब भी, क्या भाई वैद्युत विभव निकालना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एट एनी पॉइंट ड्यू टू किसके कारण? ए पॉइंट चार्ज, एकल बिंदु आवेश के कारण, ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ए सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। देख लेना भाई, हमको अंग्रेजी नहीं आती, स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है? इंग्लैंड से आए हुए मुझे 5-7 साल हो गए बाबू, अब अंग्रेजी मेरी वैसी नहीं रही है ना कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलूं। अब मेरी इंग्लिश का जो फ्लो है ना, फ्लुएंसी इंग्लिश में नहीं बोल पाता, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड में रहते थे तब की बात अलग है, ठीक है? अभी देखो, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। कैसे हम इसको हल करें सर, ये कैसे होगा? हमसे तो सर समझ भी नहीं आ रहा, हम सर एकदम बुद्धू राम हैं सर, हमको एकदम समझ लो, ठीक है? हमको क्या समझ लो सर, कुछ भी समझ लो, हमको कुछ भी समझ लो। ध्यान समझना, ये कोई बिंदु आवेश, क्यों नॉट नहीं, ये कोई भी एक क्यू कूलाम का आवेश है, बिंदु ओ पर रखा हुआ है। कहां पर है? बिंदु आवेश ओ पर। सर अदिश क्यों है? अरे भाई ये सदिश क्यों है, अदिश क्यों है? इसको क्योंकि परिमाण की जरूरत पड़ती, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे देखो ये आवेश रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर चाहे इस बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, कोई दिशा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि किस दिशा में कितना विभव है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यह एक अदिश राशि है। ऊट पटांग क्वेश्चन करोगे तो फेंक के मारेंगे यहां से, तो समझ लेना दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। बैठे बैठे पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, चाय पिए जा रहे हो, तो बता रहे हो कि सर ये बता दो, वो बता दो। क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है बिंदु ओ पर। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? इसके चारों ओर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, और उस पूरे वैद्युत क्षेत्र में फैले, ठीक है? इसको थोड़ा सा और नीचे लाएं, चलो तुम नीचे आओ भाई, ए भाई
तुम नीचे आओ यार, अरे तुम नीचे आओ, यहाँ पर आओ। आइए अब इसके चारों ओर हम वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, टिक 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 टिक, ऐसे वैद्युत क्षेत्र फैला होगा, है ना, ऐसे वैद्युत क्षेत्र फैला होगा। तो बस ऐसे इमेजिन करा रहे थे, बाकी हम बनाएंगे नहीं, बाकी हम इतना टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो पता क्या होगा, इसको हम समझा नहीं पाएंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत जगह ले लेगा। अब इससे कुछ दूरी पर, ये मान लो r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव बताना है। ये Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, मान लो पूरे सर्किल में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है ना, और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P का विभव बताना। जैसे आपके पूरे हथेली में आप आग ताप रहे हो, ठीक है, ठंडियों में आग तापते हो ना, आग के पास बैठते हो, तो पूरी ऊष्मा आपके हाथों में आती है, तो इस हथेली उंगली का इस हथेली का ताप अलग, सॉरी हथेली के इस उंगली का ताप अलग, यहाँ का ताप अलग, यहाँ का ताप अलग, यहाँ का ताप अलग अलग होगा। ठीक वैसे ही पूरे इतने क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, लेकिन इस बिंदु का हमें विभव बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे, आइए समझाते हैं। हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, है ना। आइए माना फलाना ढमा का कुछ लिख लेते हैं, माना 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 एक Q कूलाम का, माना बिंदु O पर, ऐसा लिखते हैं, माना बिंदु O पर Q कूलाम का धनावेश रखा है, Q कूलाम का बिंदु आवेश रखा है। माना एक बिंदु O पर Q कूलाम का बिंदु आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, मतलब समझ रहे हो, Q, ठीक है, R दूरी पर बिंदु P है, समझ रहे हैं। अब कैसे गणना की जाए, अरे गणना किसी बिंदु पर विभव बताना है, तो अभी हम क्या करे थे सर, खुशी से झूम जाएंगे। जैसे अभी बताए थे कि अनंत से बिंदु P पर विभव बताना था, बिंदु B ये 0 हो गया था, कार्य निकाले थे WA भी, सर ऐसे करेंगे, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। आइए हम वो गणना करके आपको सिखाते हैं। अब हम वो पूरी गणना यहां पर करेंगे बबुआ, कॉन्सेप्ट एक एक सिखाएंगे, पूरा ध्यान से सीखना, मात्र 5 मिनट का समय दे दो। मान लो ये बिंदु है कहां पर, मेरी प्यारी बिंदु ई है, ये वाली प्यारी बिंदु है अनंत पर। कहां पर है, अनंत पर है। ये बिंदु कहां पर है बबुआ, अनंत पर है, ध्यान से सुनना, ये अनंत पर है। अब अनंत से चलेगा, भूचाल उठेगा और ये आएगा बिंदु P तक। कौन आएगा, इस बिंदु P का विभव पता लगाने कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आया, देखो देखो, शेर आया। आवारा हवा का झोंका हूं मैं, आया हूं पल दो पल के लिए। ये धन परीक्षण आवेश जिसे मैंने बताया था परिभाषा बताते हुए, आवारा आवेश, ये पता लगाने जाएगा अनंत। अनंत की स्थिति का मतलब ये नहीं कि सर अनंत पर तो कोई जा नहीं सकता। अनंत की स्थिति का मतलब फिजिक्स में ये हुआ जिसे आप अभी जान नहीं रहे हो। जैसे आपका घर कहाँ है, गली नंबर इतने में, गली नंबर उतने में, ये जान रहे हैं, इसका एड्रेस वा नहीं पता है, ये जहां पर है इसका एड्रेस वा नहीं पता है, बस इसको अनंत कहेंगे। बाकी है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इसका एड्रेस वह नहीं पता है, घूमता फिरता है ना। आवारा आदमी का एड्रेस होता है, अच्छा बताओ, आवारा आदमी का एड्रेस होता है नहीं, बस इसी को इन्फिनिटी बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, इसीलिए मैंने इसे आवारा आवेश बोला। ये है, पता लगाएगा कि इस बिंदु P पर विभव कितना है। लेकिन इसको जब हम लेकर के आएंगे यहां तक, तो वही जो हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य का मान ही बच्चों क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। आइए कार्य की गणना करें, लेकिन कार्य की गणना करने से पहले यह भी तो समझो कि कैसे कार्य करें, कैसे वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ बात को दिमाग में घुमाओ यार। हम यहां से पहले यहां तक की डिस्टेंस, मैंने बताया ना कि अनंत ये नहीं पता है,
अनंत का मतलब ये नहीं कि जहां पहुंचा नहीं जा सके। फिजिक्स की भाषा में अनंत ये है जिसका एड्रेसवा फिक्स नहीं है। ये आवारा आदमी है, इसका एड्रेसवा फिक्स नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि इसका एड्रेसवा x दूरी पर है, इसका पता कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। और अगर हमें इसको टिक चिक टिक चिक टिक चिक थोड़ी दूरी पर, बहुत दूर अनंत से ला रहे हैं ना, पता नहीं कहां से घूमता फिरता, पता लगे नशेड़ी टाइप का आदमी हो है तो इधर उधर घूमता फिरता आएगा, है बहुत घुमक्कड़ आदमी हो तो पता लगे साइड में निकलने लगे, सर इधर तो मेला है, भंडारा है, हाय हाय भंडारा सर, बिना खाए नहीं जाएंगे, पहले खाएगा। तो इसलिए पहले इसको छोटी सी दूरी चलाते हैं, एकदम छोटी सी दूरी, यहां से यहां तक, बहुत छोटी सी दूरी चलाए dx, बहुत छोटी सी दूरी dx चलाएंगे, तब हम गणना करना शुरू करेंगे। आइए सारी बातें लिखते हुए चलते हैं, समझाते हैं, एक एक बात को आपको बताते हैं। ठीक है, देखो ये टाइम वाला मुंह फोड़ देंगे, तुम्हारा टाइम हो गया। देखो ठीक है, गणना करनी है, लिख लिए। माना अनंत पर, ठीक है, माना अनंत से हाँ ऐसे लिखते हैं, माना x दूरी पर अनंत से, क्योंकि हमने कितनी दूरी मानी है, यहां से आवेश से, यहां से थोड़ा सा और लिख दें, और माना फलाना टमाका की बात को स्पष्ट कर दें। माना बिंदु आवेश से, माना बिंदु आवेश से x दूरी पर, माना बिंदु आवेश से x दूरी पर अनंत से, भाई x दूरी पर हमने क्या माना है, अनंत। माना बिंदु आवेश से x दूरी पर अनंत से धन परीक्षण आवेश Q नॉट को, सीधे सीधे लिखेंगे Q नॉट को बिंदु P तक लाने के लिए, बिंदु P तक लाने के लिए सूक्ष्म दूरी dx, सूक्ष्म दूरी कितनी बच्चा पार्टी, dx, पहले छोटी दूरी, सूक्ष्म दूरी dx, बिंदु P तक लाने के लिए सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने के लिए, सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। किसके विरुद्ध कार्य करते हैं बच्चा पार्टी, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, 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 हमेशा याद रखिएगा, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे। विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो जो कार्य होगा बच्चों बहुत छोटा सा कार्य है ना, सूक्ष्म कार्य होगा। अगर बहुत कार्य कर रहे हैं तो ये कैसा कार्य होगा, सूक्ष्म कार्य होगा, छोटा सा कार्य होगा, इसलिए हम DW कर लिखेंगे। W बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल F इंटू का विस्थापन dx, बल गुणे विस्थापन। अब यहां बल और विस्थापन के बीच कोण कितना, बल विस्थापन cos थीटा होता है ना, यहां पर cos थीटा कितना 180 डिग्री। सर ये कैसे, क्योंकि बच्चों यहां पर देखोगे विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और वैद्युत बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। ये यहां पर कौन सा बल होगा, Fe होगा, वैद्युत बल। एक बात और याद रखना, ये जो वैद्युत बल है क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये धनावेश ये भी धनावेश, इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चा वैद्युत बल इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। आप जान लीजिए cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है, -1 है। आप ये भी जान लीजिए कि जो वैद्युत बल का मान है, ठीक है, वैद्युत बल का जो मान है, जो वैद्युत बल का मान है Fe, वही मान प्यारे बच्चों जो आप बल लगा रहे हो, जो धीरे धीरे ले जाओगे बिंदु P पर, बहुत धीरे, वैद्युत बल से ज्यादा मान मत लगाना, बाह्य बल का भी मान वही है।
बाह्य बल का भी मान वही है, एफ एक्सटर्नल, बस दिशाएं अलग अलग हैं। अर्थात बच्चा पार्टी अगर हम एफ ई वेक्टर लगा के लिखेंगे तो माइनस एफ लगाकर एफ एक्सटर्नल ऐसे लगाओगे, ऋणात्मक मान बाह्य बल के साथ लगा दोगे या वैद्युत बल को ऋणात्मक लिख दो, विपरीत दिशा में है, बाह्य बल दूसरी दिशा में, वैद्युत बल दूसरी दिशा में, एफ ई डी एक्स ये लिखोगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ ई डी एक्स। ये एफ ई किन दो आवेशों के बीच कार्य कर रहा है, ध्यान से देखो। वैद्युत बल का मान क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो Q नॉट, ठीक है, बटे में बीच की दूरी यहां से वहां तक की कितनी बच्चा पार्टी, एक्स स्क्वायर। भाई ये धन परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू का dx। बच्चा पार्टी ये cos x80 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस आगे लगा देंगे। ये dw की वैल्यू आई है, tw की ये वैल्यू आई है, बात समझ में आ रही है, tw की ये वैल्यू आई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम एक एक बात स्पष्ट हो गई। ये dw का मान है यार भाई, हमें तो चाहिए W, कुल कार्य यहां से लेकर के यहां तक बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अभी हमने क्या लिखा था कि माना बिंदु आवेश से x दूरी पर अनंत से Q0 को बिंदु B तक लाने के लिए सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करते हैं, dx विस्थापित किया है यार, पूरी दूरी विस्थापित कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे, पूरी बात यहां पर लिखेंगे कि बिंदु P तक धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अभी तक आप छोटा सा कार्य निकाल रहे थे, अब कुल कार्य किया गया, कुल कार्य, बात समझ लेना ध्यान से, किया गया कुल कार्य क्या होगा बच्चा पार्टी, अर्थात जो अभी तक हम dw लिख रहे थे, इस तरफ ये था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो वही पहले वैल्यू लिख रहे हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x² dx, Q0/x² dx। ये अब कुल कार्य तब होगा जब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। आप ये समाकलन का चिन्ह अगर नहीं जानते हो तो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमारा देख लो, जो मैंने इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में अपलोड किया है। ये बच्चा पार्टी अनंत से हम कहां तक ले जा रहे हैं, अनंत से कहां तक ले जा रहे हैं, बिंदु P पर, और बिंदु P की आवेश से दूरी बिंदु P की कितनी है, r दूरी है, तो इन्फिनाइट से r दूरी ये हम लिखेंगे, इन्फिनाइट से r दूरी ये हम ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने समाकलन को बहुत अच्छे से उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बता दिया है। W के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू है तो वही आता है जिसके सापेक्ष करते हैं, अर्थात यहाँ W ही आएगा। W बराबर बच्चा पार्टी -1 कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। Q0 भी बच्चों बाहर रहेगा, क्यों, क्योंकि d के साथ में x लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल x के सापेक्ष समाकलन, x की घात 2 इसी का समाकलन होगा। समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, इन्फिनिटी से r, ये लिमिट है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट या सीमा, जो कि अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को उठा करके इस Q0 Q के कूलाम के आवेश के पास ला रहे हैं, नहीं, इतनी दूरी तो x होती, डायरेक्ट x लिख देते, लेकिन नहीं, हम इसको r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है यहां तक ला रहे हैं, क्योंकि हमें यहीं का विभव पता लगाना है, इसलिए। तो भैया ये x की घात जो 2 हर में लिखी हुई, अगर अंश में लिखेंगे तो x की घात -2 हो जाएगा इंटू में dx। आइए अब आपको हम समाकलन का कुछ हिस्सा बता देते हैं कि अगर x की पावर n समाकलन ऐसे लिखा हो dx, तो इसका मतलब सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है x की पावर n+1 अपान में n+1, ठीक है, ये याद रखिएगा, n+1 अपान में n+1। आइए समझते हैं, -Q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x की घात -2 का अवकलन पता क्या होगा, यहां रख लो, यहां पर रख के देखो, x की घात -2 + 1 और बटे में -2 + 1 क्या आएगा, बताओगे जल्दी से, ये आएगा बच्चा पार्टी x की घात -1 बटे -1, ऊपर -1 नीचे भी -1 बचेगा। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1 बटे में x, -1 बटे में x ऐसे लिखोगे,
-1/x लिखोगे, ये इन्फिनिटी से r ये लिखोगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस आके प्लस कर देगा, कोई बात ही खत्म। Q0 बटे में 4πε0, ठीक है। आइए लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लिखी जाती है, तो 1/x की जगह क्या लिखो, ये अपर लिमिट, ये ऊपर है ये नीचे, तो ऊपर वाली लिमिट r लिखेंगे। x की जगह हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया। फिर ऋणात्मक चिन्ह अपनी तरफ से लगाया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह अपनी तरफ से, फिर 1 लिखा, और अब x की जगह पर लोअर लिमिट जो कि है इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी। 1/∞ की वैल्यू 0 हो तो बात ही खत्म, काम ही खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, हम आगे अगले पेज में चलते हैं। Q0 को इधर यहीं पर देख लेते हैं, Q0 को इधर ले आओ तो W/Q0 हो जाएगा बच्चा पार्टी। इस Q0 को इधर क्या था, W था ना, अब इस Q0 को इसके बटे में ले आओ, हो गया, ठीक है सर। अब केवल Q/4πε0 बचा, Q/4πε0। यहाँ क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1/r इंटू का नहीं, ये -1/∞ की वैल्यू 0। तो भैया ये -0 का काम खत्म, केवल ये इतना बचेगा। ये W/Q0 अब क्या कहलाएगा, W/Q0 के लिए हम यहां पर लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या है भैया, V बराबर W/Q0, ठीक है। V बराबर, केमिस्ट्री का क्लास भी होगा, हाँ भैया केमिस्ट्री क्लास होगा, आप जान रहे हो कि हिंदी का क्लास नहीं होता है इन दिनों, नहीं होता है ना, 8:30 बजे से केमिस्ट्री क्लास चल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर W/Q0, तब आपको क्या मिल जाएगा भैया, W/Q0 V हो जाएगा, V हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये 1/4πε0, देखो ध्यान से हम क्या लिख सकते हैं, W/Q0 की जगह V और इक्वल टू 1/4πε0 होगा, 1/4πε0 होगा, Q और बटे में R, ये अलग लिख दो, Q बटे में R। इतने बच्चों वोल्ट ये विभव होगा एकल बिंदु आवेश के कारण। बोलो आपको समझ में आ गया कि नहीं? इतना प्यारा सा डेरिवेशन था सर। ए सर इतना प्यारा नहीं था, इतने इसने रुला दिया, बता रहे हो प्यारा था रुला दिया, ऊपर से बता रहे हो प्यारा था। ये अदिश राशि, इसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं है। ये एक बच्चों अदिश राशि है, इसकी जरूरत दिशा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे डेरिवेशन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने ये बताया। क्या आपको समझ में आया ये डेरिवेशन? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर ऋणावेश हो, अगर ऋणावेश हो तो क्या होगा बच्चा पार्टी, फिर -q कूलाम का होगा, तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा भी इधर, और आप जो ला रहे हो विस्थापन तब भी इधर। लेकिन फिर बता बाह्य बल आपका इस दिशा में लगेगा, याद रखना, तब बाह्य बल की दिशा आप बदल चुके होगे। अब यहाँ हम मतलब गंदा नहीं कर रहे हैं पूरे डेरिवेशन को, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जब ये ऋणावेश होगा तो धन परीक्षण आवेश को ये आकर्षित करेगा, वैसी अवस्था में बाह्य बल की दिशा उस दिशा में होगी, क्योंकि आप रोकोगे, विरुद्ध जो कार्य करोगे उसको रोक करके धीरे 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 ले जाने का प्रयास करोगे। विद्युत बल की विरुद्ध ही हमेशा आप बाह्य बल लगाओगे, ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज मैंने लिख दी हमेशा, ये चीज है सदैव, ठीक है, सदैव लिखा हुआ है, मतलब हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा रहेगा। क्या आपको ये डेरिवेशन बड़ी ही आसान शब्दों में समझ में आया? अगर कम समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर देख लेना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत प्यारे से चीजें हमने समझा दी। बाबू छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से दोबारा वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है, सभी लोग जरूर देख लेना, जहां कहीं भी कम समझ में आया हो जरूर देख लेना, हालांकि पूरा एक एक बात क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आगे जो भी और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, वो एप्लीकेशन के भीतर पढ़ेंगे। अब आप सभी का एप्लीकेशन में स्वागत होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अब रेगुलर इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।